नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से नई क्लास के अंदर। दोस्तों, पिछली जो क्लास थी अपनी, उसमें हमने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति और जानकारी स्रोत के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश के एक एक शासक के बारे में। दोस्तों, फिलहाल हम पढ़ रहे हैं थर्ड ग्रेड 2025, जिसके अंदर हमारा चल रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि अपने राजस्थान के होने वाले सारे एग्जाम, जिसमें अपना चाहे रिट मेंस ले लीजिए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इसके साथ ही अपने पटवार, वीडियो, एलडीसी, चतुश्रेणी कर्मचारी, यानी कि जितने भी सारे एग्जाम हैं जहां पर राजस्थान जीके लगता है, वहां पर सारे के सारे एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो है इसको विशेष तौर से देखना चाहिए और यहाँ से आने वाला अपना प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने उत्पत्ति स्थल और बात करें हम जानकारी स्रोत के बारे में देखा, जहां पर हमने वी स्मिथ के बारे में देखा कि वी स्मिथ जो है वो मानते हैं कि ये गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो श्रीमाल या बिनमाल के हैं। भगवान लाल इंद्र जी मानते हैं कि ये बाहरी प्रदेशों से हैं। वैसे ही मिस्टर जैक्सन मानते हैं कि वो जो है अपने विदेशी हैं। तो सारी की सारी चीजें हमने पिछली क्लास के अंदर देखी। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर सारी की सारी क्लास आपको मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखाओं की, तो यहाँ पर दोस्तों मोहनोत नैन्सी ने यहाँ पर टोटल 26 शाखाओं की बात की है। मोहनोत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाएं बताई हैं। कितनी बताई है? 26 शाखाएं बताई है। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, तो इस चीज को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि मोहनोत नैन्सी ने 26 शाखाएं बताई हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। ठीक है, बात करें हम सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा है ये कौन सी? गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन शाखा है, सबसे ही पुरानी शाखा है और सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। इसके बाद में जालोर की आएगी, उज्जैन की आएगी, कन्नौज की आएगी। तो उन सब में जो है सबसे महत्वपूर्ण शाखा है ना, वो है मंडोर की शाखा, और सबसे पुरानी शाखा है, सबसे महत्वपूर्ण शाखा है मंडोर की शाखा। और अभी पढ़ रहे हैं हम मंडोर के प्रतिहार। किसको पढ़ रहे हैं? मंडोर के प्रतिहार। मंडोर के प्रतिहार, मंडोर के प्रतिहार को हम फिलहाल पढ़ रहे हैं। तो यह ध्यान रखना आप, ये जो मंडोर की जो शाखा है ना, ये सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। बात करें दोस्तों इस शाखा के अंदर सबसे पहला शासक आता है, वो आता है हरिश्चंद्र। सबसे पहला शासक आता है, उसका नाम है हरिश्चंद्र। लगभग 600 ईस्वी के आसपास की बात है। 600 ईस्वी के आसपास सबसे पहला शासक आता है, उसका नाम है हरिश्चंद्र। दोस्तों, हरिश्चंद्र जो है वो प्रतिहारों का गुरु माना जाता है। इसको प्रतिहारों का आदि पुरुष भी बोलते हैं और इसको प्रतिहारों का मूल पुरुष भी कहते हैं। तो प्रतिहारों का गुरु, प्रतिहारों का आदि पुरुष और प्रतिहारों का मूल पुरुष, इसको किसको कहते हैं? तो वो है हरिश्चंद्र। एग्जाम में ये प्रश्न आपसे बनेगा कि प्रतिहारों के गुरु कौन है? तो वो है हरिश्चंद्र। आदि पुरुष कौन है? तो वो है हरिश्चंद्र। और मूल पुरुष कौन है? तो हरिश्चंद्र। ठीक है दोस्तों, हरिश्चंद्र की उपाधि है बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान रखना। इसकी जो उपाधि है वो है रोहिल्दी। क्या है उपाधि? हरिश्चंद्र की उपाधि है वो है रोहिल्दी। तो हरिश्चंद्र की उपाधि आप ध्यान रखना, महत्वपूर्ण उपाधि है। रोहिल्दी उपाधि किसकी है गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर? तो वो है दोस्तों रोहिल्दी, वो है हरिश्चंद्र की। रोहिल्दी उपाधि है हरिश्चंद्र की। दोस्तों, हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी। ठीक है, हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी और वही यहीं से जो है इसकी वंशावली स्टार्ट होती है। तो हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था ब्रह्मणी और एक का नाम था सतराणी भद्रा। ठीक है, और ब्रह्मणी से तो कोई पुत्र थे नहीं, सतराणी भद्रा से जो है इसकी वंशावली स्टार्ट होती है। और इसके कुल 4 पुत्र थे। कितने थे? तो इसके कुल 4 पुत्र थे, जिसमें पहला पुत्र था वो था भोगभट, दूसरे का नाम था कक, तीसरा था रज्जिल और चौथे का नाम था दह। तो भोगभट, कक, रज्जिल और दह, ये 4 पुत्र थे किसके? सतराणी भद्रा के। हरिश्चंद्र के 4 पुत्र थे, भोगभट, कक, रज्जिल और दह। अब दोस्तों जो मुख्य वंशावली स्टार्ट होती है वो होती है रज्जिल से। कहां से होती है? रज्जिल से। इस रज्जिल से ही जो है इसके गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली स्टार्ट होती है और इसको जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? इसको गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक भी कहते हैं। संस्थापक की बात आए ना तो वो हरिश्चंद्र नहीं होगा, ये आप क्लियर कर लेना। यहाँ पर जो है हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नहीं होगा, ये प्रतिहारों का गुरु है, आदि पुरुष है, मूल पुरुष है। जब बात की जाए गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक की तो वो होगा रज्जिल। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। यहाँ पर जब भी बात की जाए प्रतिहारों के गुरु की तो हरिश्चंद्र प्रतिहारों का गुरु है और रज्जिल जो है वो प्रतिहार वंश का जो है संस्थापक है। दोस्तों, रज्जिल ने जो है मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? तो रज्जिल ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था।
ये प्रश्न एग्जाम में कई बार बना हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखना। रज्जिल ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। इसने मंडोर में राजसूय यज्ञ भी करवाया था। क्या करवाया था? मंडोर में राजसूय यज्ञ करवाया था। साथ ही दोस्तों रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था रज्जिल ने। रज्जिल महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने मंडोर को जो है अपनी राजधानी बनाया सबसे पहले, और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है। अब रज्जिल को याद कैसे करेंगे? तो र से रज्जिल, र से राजधानी, राजधानी मंडोर, र से रज्जिल और र से राजसूय यज्ञ मंडोर में, र से रज्जिल, र से रोहिस्कूप नगर, महामंडलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। तो र से रज्जिल, र से राजधानी, र से रज्जिल, र से राजसूय यज्ञ, र से रज्जिल, र से रोहिस्कूप नगर। तो बात अगर हो गई अपने दो शासकों की, हरिश्चंद्र और रज्जिल के बारे में। आगे देखते हैं हम नरभट्ट के बारे में। तो दोस्तों अगला शासक है अपना, वो है नरभट्ट। नरभट्ट की बात करें तो इसकी दो उपाधियां हैं दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण उपाधियां हैं। ये आप याद कर लेना, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों नरभट्ट की जो उपाधि है वो है पिलीपणी। ठीक है, क्या उपाधि है? पिलीपणी। पिलीपणी का मतलब होता है गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता। गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता। एक दोस्तों हैंसांग ने भी इसको उपाधि दी है, और वो उपाधि है पेलोपेली। पेलोपेली का मतलब होता है साहसिक कार्य करने वाला। तो इसकी जो उपाधि है वो है पिलीपणी। पिलीपणी का मतलब होता है गुरु और ब्राह्मणों का संरक्षण करता। और हैंसांग जो कि चीनी यात्री था, उसने इसको उपाधि दी है पेलोपेली की, जिसका मतलब होता है साहसिक कार्य करने वाला। अगला शासक है दोस्तों, वो है नागभट्ट। नागभट्ट तो दोस्तों जब हम पढ़ेंगे ना आगे कन्नौज के प्रतिहार, या जब हम जालोर के प्रतिहार पढ़ेंगे, तो जालोर के प्रतिहार के अंदर भी नागभट्ट फर्स्ट आएगा, नागभट्ट सेकंड आएगा, यहाँ पर भी नागभट्ट फर्स्ट है। हम पढ़ रहे हैं फिलहाल मंडोर के प्रतिहार, तो मंडोर के प्रतिहार के अंदर भी जो है नागभट्ट है। और नागभट्ट ने जो है अपनी राजधानी मेड़ता को बनाया था। कहाँ बनाया था? मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। अगला शासक आता है दोस्तों, वो है सिलुक। और सिलुक ने दोस्तों वलदेश जैसलमेर तक अपनी सीमाएं बढ़ाई थी। जैसलमेर को पुराने ग्रंथों के अंदर वलदेश बोलते हैं, तो वलदेश जैसलमेर तक जो है अपनी सीमाएं बढ़ाई थी। और वहां का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था भाटी देवराज। तो देवराज भाटी को जो है पराजित किया था। किसने किया था? सिलुक ने किया था। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो है यहाँ से भी अगर प्रश्न बन जाए तो यहाँ पर अपना प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि मेड़ता को राजधानी किसने बनाया था? तो मेड़ता को राजधानी बनाया था नागभट्ट ने। उपाधियां यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो नरभट्ट की उपाधियां हमने यहाँ पढ़ ली है। सिलुक के बारे में अगर प्रश्न बन सकता है कि भाटी देवराज को किसने हराया था, तो सिलुक ने हराया था। जौट प्रतिहार दोस्तों एक शासक है, इसमें नेक्स्ट शासक है जौट प्रतिहार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक बात इसकी खास इंपॉर्टेंट है कि ये है वीणा वादक था। कौन था? वीणा वादक था, यानी कि ये वीणा बजाया करता था। तो जौट प्रतिहार वीणा वादक था। अगले बात करें दोस्तों कक प्रतिहार के बारे में। नेक्स्ट शासक आता है कक प्रतिहार। इसने दोस्तों मुंगेर बिहार में जो है गौड़ों से युद्ध किया था। मुंगेर बिहार में गौड़ों से युद्ध किया था। नागभट्ट सेकंड का ये सामंत था। नागभट्ट सेकंड का सामंत था। बंगाल में धर्मपाल के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। बंगाल में धर्मपाल के विरुद्ध जो है युद्ध में भाग लिया था। और इसकी दो पत्नियां थी। कितनी? इसकी दो पत्नियां थी। पहली की पत्नी का नाम था पद्मिनी भाटी और दूसरी का नाम था दुर्लभ देवी। पहली जो दोस्तों पद्मिनी भाटी थी, उससे इसका जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था बाउक। और दुर्लभ देवी थी, उससे इसका जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था कक्कुक। ठीक है, तो दो पत्नियां थी इसकी, पद्मिनी भाटी और दुर्लभ देवी। पद्मिनी से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम था पद्मिनी से जो उसका बेटा पैदा हुआ उसका नाम था बाउक। और दुर्लभ देवी से जो बेटा हुआ उसका नाम था कक्कुक। तो दोस्तों अगला जो शासक बनता है वो बनता है बाउक। कौन बनता है? बाउक। अगला शासक है अपना बाउक। और उसके बाद में बनता है दोस्तों कक्कुक। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा था भाटी पद्मिनी जो रानी थी उससे तो पैदा हुआ था बाउक, और दुर्लभ देवी से पैदा हुआ था कक्कुक। ठीक है, तो ये दो सौतेले भाई थे। इन दोनों के दोस्तों दो जो बड़े ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर शिलालेख हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इसका एक शिलालेख है और इसके दो शिलालेख है। ठीक है, बाउक की बात करें दोस्तों तो ये जो इसका शिलालेख है ये है जोधपुर प्रशस्ति, और इसमें जो है अपने वंश का वर्णन है, और ये है 837 ईस्वी का। ठीक है, 837 ईस्वी का है ये, और जोधपुर प्रशस्ति अपने पूरे वंश का वर्णन है इसके अंदर। बाउक के शिलालेख में पूरे वंश का वर्णन है। और उसी प्रकार से कक्कुक के यहाँ पर दो शिलालेख है, और ये है 861 ईस्वी के। पहला तो है दोस्तों घटियाला शिलालेख, और दूसरा है यहाँ पर जोधपुर शिलालेख, जो कि चराई गांव से मिला है। कहाँ से मिला है? जोधपुर में एक चराई गांव है, वहां से मिला है। तो बाउक का एक शिलालेख हो गया और कक्कुक के दो शिलालेख हो गए। और अंत में बात करें हम दोस्तों
तो यहाँ पर 1395 के अंदर प्रतिहारों द्वारा राव चूड़ा को मंडोर दहेज में दे दिया गया और यहीं से मंडोर सका का अंत हो जाता है। ठीक है, 1395 में क्या होता है कि प्रतिहार जो है वो राव चूड़ा को ये मंडोर दहेज में दे देते हैं और उसी से मंडोर सका का अंत हो जाता है। तो इसके बाद में जो है कोई जानकारी नहीं मिलती है विशेष तौर से। अंत में जानकारी यही मिलती है कि 1395 में राव चूड़ा को जो है दहेज में दे दिया गया था मंडोर और उससे ही मंडोर सका का अंत भी हो जाता है। तो ये प्रश्न बन सकता है। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बाबू का शिलालेख इंपॉर्टेंट है, कक्कुक के शिलालेख भी इंपॉर्टेंट है और 1395 में जो है प्रतिहारों द्वारा राव चूड़ा को मंडोर जो है वो दहेज में दे दिया गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, तो इनका आप ध्यान रखें और यहीं से अपने जो है मंडोर सागा का भी अंत हो जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों अपने कंप्लीट जो है मंडोर सागा को हमने यहाँ पर पढ़ा है, मंडोर के प्रतिहार को हमने यहाँ पर पढ़ा है और इसी के साथ अपना मंडोर के प्रतिहार जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और इस सागा का यहाँ पर अंत भी हो जाता है। अगले दोस्तों जो क्लास रहेगी अपनी उसमें हम पढ़ेंगे जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार, बड़े ही इंपॉर्टेंट है और अगली क्लास आपको विशेष तौर से देखनी चाहिए। उसके अंदर हम त्रिपक्षीय संघर्ष जो है उसको भी देखने वाले हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।